हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री फाउंडेशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं वह यूपी बोर्ड के क्लास 12 के सेकंड केमिस्ट्री ईथर। आज हम ईथर चैप्टर लेके आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स है। और ईथर चैप्टर्स में यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर एक क्वेश्चन तो जरूर होता है, क्योंकि डाई एथिल ईथर बनाने की विधि ये अक्सर परीक्षा में पूछे जाता है। आज इसी टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आप लोग कैसे हैं? हमें पता है कि आप लोग अच्छे होंगे। भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे रहें, मस्त रहें। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? ईथर। कौन सा टॉपिक है? ईथर है। आज आप लोगों को ईथर के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ईथर ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। ईथर, अब सबसे पहले ईथर पढ़ने से पहले ईथर के जो फार्मूले होते हैं, ईथर के फार्मूले निकाले कैसे जाते हैं, उसके जो अणुसूत्र होता है वो कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले आज इसके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ईथर कहते किससे हैं। अब आप सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं, R सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R डैश, सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। आप इसको एक तरीके से और प्रेजेंट कर सकते हैं कि दो एल्किल समूह R और R डैश किसी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं। दो एल्किल समूह R और R डैश किसी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम ईथर कहते हैं। और भी डिफिनीशन दे सकते हैं, कैसे? दो एल्किल समूह समान या असमान प्रकार के दो एल्किल समूह किसी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं, उन्हें हम ईथर कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जानना होगा ईथर का जो क्रियात्मक समूह होता है, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ये होता है ईथर का क्रियात्मक समूह। अगर सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है तो हम समझ जाएंगे ये हमारे ईथर के क्रियात्मक समूह है, तब हम जानेंगे ईथर है। अगर ये सिंबल नहीं है तो आप समझिए ईथर नहीं है, ये पहचाने। ईथर का एक क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, ठीक। चलिए, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। यही फार्मूला आप लोग तैयार करेंगे। ये बहुत ही सटीक फार्मूला है, बहुत छोटे फार्मूला होते हैं। आप इस फार्मूले से अच्छे तरीके से ईथर के अणुसूत्र निकाल सकते हैं। चलिए अणुसूत्र निकालना बताते हैं, लेकिन अणुसूत्र निकालने से पहले इसके श्रेणी उल्लंघन क्या होता है, इसका एपीसी नाम क्या होता है और इसके साधारण नाम कैसे निकाले जाते हैं, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या चीज होता है। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग राइट करते चलिए। पढ़ना है, आप लोग राइट करते चलिए। R सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड R डैश सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। आप लोग कॉपी में राइट कर लीजिए। अब यहाँ नोट में देखते हैं, नोट में जो चीजें हम लिख रहे हैं अच्छे से लिख लीजिएगा। ईथर का साधारण नाम दो एल्किल समूहों के नाम के दो समूहों के नाम के आगे
ईथर शब्द जोड़ देते हैं। ईथर का जो साधारण नाम होता है, दो एक समूह जुड़ा हुआ है, दोनों एक समूह का नाम लिखेंगे और उसके आगे ईथर शब्द को जोड़ देते हैं। ये तो हो गया साधारण नाम। और ईथर का जो आईपीसी नाम होता है, ईथर का आईपीसी नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ईथर का आईपीसी नाम क्या होता है? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक। और ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है, CnH2n। Cn सामान्य सूत्र क्या होता है इनका? CnH2n + 2O, इनका सामान्य सूत्र होता है। अब आप ईथर का जो अणुसूत्र निकालेंगे, आप सामान्य सूत्र पर भी निकाल सकते हैं और ये जो एजिड समूह जुड़ा हुआ है इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इससे निकालेंगे ज्यादा सरलता होगी। ठीक। चलिए अणुसूत्र हम निकालना स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा। आज हम इसी फार्मूले पर अणुसूत्र निकालेंगे ईथर का। R सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एडस। R जो है एल्किल समूह है, एल्किल समूह को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। और R का जो सबसे छोटा मान होता है क्या? मेथिल समूह। R का जो सबसे छोटा मान कौन होता है? मेथिल, CH3 सिंगल बॉन्ड और CH3। अब ये हम समान प्रकार के मेथिल समूह को जोड़े हुए हैं, इन्हें हम एक नाम और दे सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? सममित ईथर भी कहलाता है। क्या कहेंगे इसे हम? सममित ईथर। सममित ईथर और असममित ईथर दो प्रकार के होते हैं। कैसे लगाएंगे? जब दो एल्किल समूह समान प्रकार से जुड़ा रहेगा उन्हें हम सममित ईथर कहते हैं। जब असमान प्रकार से जुड़ा रहेगा, जैसे हम यहाँ मेथिल जोड़ दिए, यहाँ एथिल जोड़ दिए, उन्हें क्या बोलेंगे? असममित ईथर। ठीक। अब यहाँ R का मान मैंने क्या रखा? CH3, एक क्रियात्मक समूह है किसका? ईथर का। और यहाँ R' इसका मान मैंने भी CH3 रखा। ठीक। ये आपका ईथर का फर्स्ट फार्मूला तैयार हो गया। अब यहां पर देखेंगे इसका साधारण नाम क्या होगा? इसका साधारण नाम ये होगा, कई समूह जुड़ा हुआ है ईथर का, कितने समूह हैं? दो। इन्हें हम कहेंगे डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर, ये हो गया क्या? साधारण नाम। और आईपीएसी नाम क्या होगा? आईपीएसी नाम क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन है। आईपीएसी नाम क्या है? एल्कोक्सी एल्केन। इसे हम एल्कोक्सी मानेंगे और इसे हम क्या मानेंगे? एल्केन मानेंगे। पहले को एल्कोक्सी, दूसरे को एल्केन मानेंगे। तो एल्कोक्सी मतलब क्या है? मेथिल है, क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। इसको क्या मानेंगे? मेथेन, यानी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन हो गया मेथॉक्सी मेथेन। ठीक। ये पहला फार्मूला। अब दूसरा क्या कहेंगे? दूसरा क्या निकालेंगे? कैसे? अब R के स्थान पे मैंने क्या रखा? CH3, पहला हो गया। दूसरा R का स्थान CH3 सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड R'। अब यहां पर हम जोड़ दिए CH3 नहीं CH2 CH3। ये हो गया मेथिल, ये हो गया एथिल। इसका साधारण नाम जैसे एक समूह है नाम वैसे रखेंगे। ये मिथिल है, मिथिल, इसका नाम है एथिल। मिथिल, इथिल, एथिल, ईथर। क्या नाम हो गया? मिथिल एथिल ईथर हो गया। ठीक। तो इसका आईपीसी नाम क्या होगा? आईपीएसी नाम क्या होगा? इसे हम क्या मानेंगे? एल्कोक्सी है। क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी। और इसका क्या नाम हो गया? क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी एथिल। ठीक। अगला फार्मूला
नेक्स्ट, अब आर का मान मैंने क्या रखा, आर का मान मैंने यहाँ रख दिया CH3 CH2, मैंने यहाँ एथिल रखा, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब मैंने एथिल समूह दोनों ओर जोड़ दिया, यहाँ भी एथिल समूह है, यहाँ भी एथिल समूह है, इसका नाम क्या हो गया, जो साधारण नाम हुआ डाई एथिल ईथर। डाई क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एथिल समूह दो है, दो एथिल समूह इसलिए डाई लगा हुआ है, डाई एथिल ईथर। और आईपीएसी नाम क्या हुआ, आईपीएसी नाम हुआ एथॉक्सी एथिल। आईपीएसी नाम क्या हो गया, एथॉक्सी एथिल। समझ में। अब इसी तरीके से और भी फार्मूला बन जाएगा, ये तीसरा फार्मूला। अब यहाँ चौथा फार्मूला जो बनाएंगे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये हो गया एथिल, ये हो गया प्रोपिल। इसका साधारण नाम होगा, साधारण नाम एथिल प्रोपिल ईथर। ठीक, एथिल प्रोपिल ईथर। अब एक आईपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा, क्या हो गया, एथिल है, एथॉक्सी, ये प्रोपेन हो जाएगा। आईपीएसी नाम क्या हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब हम चल रहे हैं ईथर के बनाने की विधि, ईथर बनाने की विधि। जो कोर्स में है डाई एथिल ईथर, इसी को बनाया जाएगा डाई एथिल ईथर, जिसका फार्मूला CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 डाई एथिल ईथर। अब डाई एथिल ईथर बनेगा कैसे, परीक्षा में बहुत पूछता है, यूपी बोर्ड के पेपर में डाई एथिल ईथर बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, परीक्षा में पूछा जाता है डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में बनता कैसे है। अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर बनाने की एक विधियां हैं, और जो विधियां हैं डाई एथिल ईथर बनाने की, वो आपका दो पदों में होती है। एक पद में डाई एथिल ईथर नहीं बनता है, आपको दो पद में कराना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा डाई एथिल ईथर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर, एथिल क्या लेना पड़ेगा, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य को एथिल अल्कोहल के आधिक्य को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्ल के एथिल प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल अल्कोहल के आधिक्य को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। ठीक, समझ में। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बनता है, एथिल अल्कोहल के आधिक्य को
शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। और यह विधि यानी डाइथिल ईथर बनाने की यह विधि 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में क्या होगा, C2H5OH प्लस H2SO4। पहले एथिल अल्कोहल किससे क्रिया करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से। क्या बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, ये बन जाएगा C2H5HSO4। C2H5HSO4, फिर उसके बाद बनेगा H2O। C2H5HSO4, फिर क्या बनेगा, H2O। तब यहां देखेंगे इसका नाम क्या हो गया, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम हुआ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये आपका जल बन गया। ये क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसे क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या है, एथिल एल्कोहल। अभी एक पद हुआ, अब सेकंड पद क्या होगा, C2H5HSO4 नहीं दिख रहा होगा, 1 मिनट, ये भी नहीं चलेगा, ठीक, 1 मिनट। C2H5HSO4 को फिर एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे, C2H5OH, C2H5 क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस H2SO4। ठीक, तो आप यहाँ ये देखेंगे कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः एथिल एल्कोहल से क्रिया किया, क्या बन गया, डाई एथिल ईथर, और वहां पर H2SO4 अलग हो गया। और डाई एथिल ईथर बनाने में जो H2SO4 होता है वह उत्प्रेरक और निर्जलीकारक दोनों का कार्य करता है। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे H2SO4 अपना यानी H2SO4 वो अलग हो गया। ठीक, समझ में आया, तो आपका क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे एथिल एल्कोहल और क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर जो क्रिया होगी क्या बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनेगा, जल बनेगा। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को फिर एथिल एल्कोहल से क्रिया कराएंगे, क्या नाम है, एथिल एल्कोहल से क्रिया होगी, और क्रिया होने के बाद तब जाकर के क्या बनेगा, डाई एथिल ईथर और प्लस H2SO4। ठीक, समझ में, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं पुनः आप लोग को फिर वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगा, नहीं समझ में आया तो। ठीक, अब अगले स्टेप में चलते हैं। अब हम आपको बताते हैं डाई एथिल ईथर के गुण। डाई एथिल ईथर के गुण, पहला बताएंगे आपको बताएंगे भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बताएंगे, भौतिक गुण। अब डाई एथिल ईथर के जो भौतिक गुण क्या होते हैं, ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना कि डाई एथिल ईथर रंगहीन, डाई एथिल ईथर क्या है, रंगहीन और वाष्पशील द्रव है। कैसा द्रव है,
डायथिल ईथर रंगीन और वाष्पशील द्रव है। कैसा द्रव है? वाष्पशील द्रव है। और जब ये त्वचा पर पड़ जाता है ना तो ठंडा अनुभव होता है। डायथिल ईथर त्वचा पर पड़ने पर ठंडा अनुभव होता है। क्यों? क्या ठंडा अनुभव होता है? क्योंकि यह वाष्पशील है। जैसे ही त्वचा पर पड़ता है वैसे ही वाष्पित हो जाता है, जिससे हमारी त्वचा ठंड हो जाती है। और उसके बाद डायथिल ईथर में जो गंध होती है वो एक मीठी गंध होती है। डायथिल ईथर की जो गंध होती है वो क्या होती है? मीठी गंध होती है। और इसकी वाष्प को सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। और इसका उपयोग हॉस्पिटलों में बेहोशी के लिए इसका यूज किया जाता है। जो शल्य चिकित्सा होते हैं अर्थात जो डॉक्टर होते हैं वह डायथिल ईथर को बेहोशी के रूप में बेहोशी के लिए यूज किया जाता है। लेकिन डायथिल ईथर का एक साइड इफेक्ट भी है, यह आपके ब्रेन पर प्रभाव डालता है और आपका जी मिचिलाने लगता है, इसलिए इसका यूज कम होने लगा। इसके स्थान पर किसका यूज किया जाता है? इसके स्थान पर जो डायथिल ईथर, इसके स्थान पर मैं बता रहा हूँ, इसके स्थान पर जो यूज किया जाता है वह होता है वाइनिल ईथर। क्या नाम है? क्या नाम है? डायथिल ईथर के स्थान पर किसका यूज किया जाता है? वाइनिल ईथर और मेथिल प्रोपिल ईथर। मेथिल प्रोपिल ईथर, ठीक। ये जो होता है ये साइड इफेक्ट नहीं होता, समझ पाए। और उसके बाद डायथिल ईथर जो होता है ना, डायथिल ईथर जो होता है यह जल में अविलेय, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होता है? पूर्ण विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है और जल से हल्का भी होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? इसका क्वथनांक 34.5 डिग्री होती है। कितना होती है क्वथनांक? 34.5 डिग्री होती है। समझ में आ गया? और इसका यूज क्या है? डायथिल ईथर का यूजेज क्या होते हैं? भौतिक गुण लिखते हैं। चलिए भौतिक गुण लिख देते हैं। नंबर 1 शॉर्ट फॉर्म में ईथर रंगहीन वाष्पशील द्रव। ईथर रंगहीन वाष्पशील द्रव है, ठीक। इसका क्वथनांक 34 क्वथनांक कितना है? 34.5 डिग्री है। इसकी वाष्प त्वचा पर पड़ने पर ठंडा अनुभव होता है। इसके बाद त्वचा पर पड़ने पर ठंडा अनुभव होता है। यह जल में कम विलेय और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय। इसमें कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। यह जल में कम विलेय और कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है, ठीक। अब चल रहा है डायथिल ईथर का यूज क्या होता है। डायथिल ईथर यूजेज कहाँ है? इसका यूज क्या होता है? ध्यान देना, डायथिल ईथर का यूज होता है तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में। तेल, वसा, रेजिन आदि के विलायक रूप में। नंबर 2 शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में। शल्य चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल में बेहोशी के रूप में यूज किया जाता है। लेकिन इसके पहले मैंने आपको बताया कि बेहोशी के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। क्या साइड इफेक्ट होता है? कि यह श्वसन तंत्र में जलन उत्पन्न करता है
और ब्रेन पर इफेक्ट डालता है और जी मिचिलाने लगता है, इसलिए इसका उपयोग कम होने लगा। इसके स्थान पर वाइनिल ईथर और मिथिल प्रोपिल ईथर का प्रयोग होने लगा है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी प्रकार त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आया हो, आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए।